नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 150 दिन में हिंदी साहित्य का पूरा सिलेबस का रिवीजन करने का हमने लक्ष्य रखा है और इसी लक्ष्य के तहत पेपर 2 में हिंदी नाटक को हम पढ़ रहे हैं। तो हिंदी नाटक में कल हमने आषाढ़ का एक दिन पढ़ना शुरू किया था और इससे जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स, विशेषकर अस्तित्ववाद और नाटक पर अस्तित्ववाद का प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स कल हमने पढ़े थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इससे जुड़े हुए जो अन्य टॉपिक्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे, जिसमें इतिहास और कल्पना का समन्वय, आषाढ़ के एक दिन की प्रासंगिकता, शिल्प पक्ष और इसकी रंगमंचीयता से जुड़ी हुई विशेषताएं, ये टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद में जो अगला सप्ताह होगा, अगले सप्ताह में हम निबंध और आलोचना जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम पद्य खंड में मूव करेंगे। ठीक है, तो लगभग अंतिम दौर में चल रहे हैं हम। आप ये मान के चलिए कि आज की वीडियो के बाद में हमारा पेपर 2 के 2 महत्वपूर्ण खंड, उपन्यास और नाटक, ये दोनों पढ़ चुके होंगे हम। तो काफ़ी बड़ा सिलेबस का हिस्सा हम कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले टॉपिक पढ़ते हैं, फिर आगे की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है ना। तो पहला जो टॉपिक है वह है आषाढ़ के एक दिन में इतिहास व कल्पना का समन्वय। अब हम इतनी बार इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, इतिहास कल्पना, तो मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होगी कि किस तरीके से इस तरह के जो प्रश्न आएंगे या इस तरह के जो टॉपिक होते हैं उनको हैंडल किया जाता है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इतिहास का प्रयोग रचनाकार क्यों करता है। फिर हम देखते हैं इतिहास का प्रयोग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ऐतिहासिकता कहाँ कहाँ है। फिर कल्पना का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया, और कल्पना का प्रयोग किया गया है तो कहाँ कहाँ कल्पना का प्रयोग किया गया है। इस 4 डायमेंशंस में ये पूरा टॉपिक आपका हर एक रचना के लिए कवर होता है। इसी स्ट्रक्चर में हम कोशिश करेंगे इस वाले टॉपिक को करने की। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या इस रचना में इतिहास का प्रयोग किया गया है, क्या यह नाटक ऐतिहासिक है। तो इन्होंने मोहन राकेश ने स्वयं ने कहा है कि हाँ, रचना में उन्होंने इतिहास का प्रयोग किया है और इतिहास में भी प्रयोग किया है। तो इन्होंने कालिदास का जो प्रयोग किया है, कालिदास का जो चरित्र है वो चरित्र इन्होंने इतिहास से उठाया है। अब बात किया जाएगा कि अगर ऐतिहासिक चरित्रों का प्रयोग किया गया है तो ये ऐतिहासिक चरित्रों का प्रयोग क्यों किया है। देखिए, इन्होंने क्या किया, इनका ये मानना था कि उनका ये कि मोहन राकेश का ये थॉट प्रोसेस है कि रचना जो होनी चाहिए वो एक बहुत ही सुंदर और प्रभावी रचना निकल कर आनी चाहिए। नाटक जो है, एक नाटक की संवेदना जो है और नाटक का जो प्रभाव है ये बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का होना चाहिए। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर मुझे अपनी ऊर्जा लगानी है तो मैं नाटक की संवेदना पर ऊर्जा ज़्यादा लगाऊंगा, ना कि नाटक के चरित्रों को गढ़ने में। तो अगर नाटक के चरित्रों को मैं ऐतिहासिक चरित्र उठा लेता हूँ तो मेरी ऊर्जा बचती है, उस ऊर्जा को मैं नाटक को प्रभावी बनाने में लगाया जा सकता है। और दूसरा, ऐसे चरित्र जो इतिहास के चरित्र हैं उससे लोग भली भांति पहले से ही परिचित होते हैं, तो चरित्रों से जुड़ने में अधिक समय नहीं लगता है। तो यही 2 कारण थे कि एक तो कालिदास के नाम के चरित्र से भली भांति परिचित हैं पाठक, और दूसरा चरित्र गढ़ने की बजाय ऊर्जा को आधुनिक नाटक हेतु इन्हें लगाया जाना चाहिए। फिर इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये पूरा जो नाटक है वो ऐतिहासिक ना होते हुए इतिहास का आवरण मात्र है। जैसे स्कंदगुप्त हमने पढ़ा था कि इतिहास ज़्यादा था, कल्पना कम थी। यहाँ पर केवल इतिहास का क्या रखा गया है, आवरण रखा गया है। कल्पनाओं का समावेश बहुत हुआ है, चरित्रों के स्तर पर भी, घटनाओं के स्तर पर भी और स्थितियों के स्तर पर भी। चरित्रों के स्तर पर देखें तो केवल एक कालिदास का चरित्र मान लीजिए, बाकी लगभग जो चरित्र हैं वो सारे कल्पना है। यहाँ तक कि मल्लिका का जो चरित्र है वह भी काल्पनिक चरित्र ही है। घटनाएं भी सारी क्या हैं, काल्पनिक ही रखी गई हैं। क्या इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है? नहीं, इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। केवल ऐतिहासिक वातावरण प्रस्तुत करने के लिए इतिहास का प्रयोग किया गया है। और ऐसे वातावरण को सृजित करने में मोहन राकेश को क्या सफलता मिली? बहुत अच्छी सफलता मिली है। इनका उद्देश्य रचनाकार की जो पीड़ा, संवेदना और संतरास को शाश्वतता प्रदान करना होता है। इतिहास का जो वातावरण लिया जाता है उसके लिए। तो इतिहास से छेड़छाड़ नहीं की गई है, बल्कि इतिहास का प्रयोग
सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए किया गया है। तो कोई इतिहास से छेड़छाड़ यहाँ देखने को नहीं मिलती है। तो ये मोटा मोटा आउटलाइन है, बाकी इसमें फिलिंग आप कर देंगे। जैसे आप कहेंगे कि चरित्र काल्पनिक भी हैं तो आप चरित्रों के नाम लिखेंगे, घटनाओं के नाम लिखेंगे। विलोम का जो कालिदास से मिलना है, कालिदास का कश्मीर का राजा बनना है, कालिदास का गांव को छोड़कर जाना है, ये सब घटनाएं, स्थितियां, जो संवाद है, आषाढ़ के एक दिन की जो घटनाएं हैं, मेघ गर्जन की घटनाएं हैं, ये सारी क्या है, कल्पनाएं हैं। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वह है आषाढ़ का एक दिन की प्रासंगिकता, कि आज भी क्या यह नाटक प्रासंगिक है कि नहीं है। देखिए, आषाढ़ का एक दिन की जब हम संवेदना पढ़ रहे थे तब, और जब अस्तित्ववाद हमने कल पढ़ा था, तब मैंने आपको समझाया था कि इस नाटक का मूल प्रतिपाद्य है क्या, संवेदना है क्या। पहला टॉपिक जो हमने किया था, सत्ता व सृजनात्मकता, सृजनशीलता का द्वंद्व यहाँ पर दिखाया है। आधुनिक जो मध्य वर्गीय जो मनुष्य है, उसके भीतर का जो अजनबीपन है, आत्मनिर्वासन है, जो विसंगति बोध है, जो विभाजन की जो समस्या है, ये सब मुद्दे हैं जिन पर यह नाटक बात करता है। अब जब अगर ऐसे मुद्दों पर यह बात करता है तो यह नाटक आज भी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि ये सारी समस्याएं आज के सम्मान में भी, आज के समाज में भी मौजूद हैं। तो थोड़ा पृष्ठभूमि बनाते हैं। मोटा मोटा मैंने आपको समझाया कि प्रासंगिकता की पृष्ठभूमि है क्या। महान रचना कालजयी होती है क्योंकि वह जो रचना का निर्माण होता है वह केवल लेखन काल के प्रश्नों से ही नहीं जूझता, बल्कि ऐसे प्रश्न भी खड़े करता है जो काल बदलने के बाद भी प्रासंगिक बने रह जाते हैं। नाटक में 3 कालखंड दिखाए गए हैं। एक तो कालिदास का काल, एक 1958 का दौर जब यह रचना हुई है, और एक वर्तमान समय। तो आप ये देखेंगे कि रचनाकार ने जिन समस्याओं को इंगित किया है वे बदले हुए एक चेहरे के साथ हर समय में मौजूद रहती हैं। आज का मध्य वर्ग भी, शहरी मध्य वर्ग भी इन्हीं सभी समस्याओं से जूझ रहा है। आज का मनुष्य भी कोई भी निर्णय सटीक तरीके से नहीं कर पाता है। उसके पास विकल्पों की उपस्थिति है। विकल्पों की उपस्थिति के चलते जब वह एक निर्णय लेता है तो दूसरे निर्णय से हुई हानि से वह नहीं बच सकता है, जिससे उसमें एक विभाजन की समस्या, विसंगति बोध आता ही आता है। तो यह जो नाटक है उन सारी समस्याओं को आज के समय में भी प्रासंगिक बना देता है। तो नाटक में मूल समस्या क्या है? व्यक्तित्व के विखंडन, आत्मनिर्वासन और विसंगति बोध जीवन की जो ऐसा जो है और जो होना चाहिए का जो द्वंद्व है वो हर समय में मौजूद रहेगा। आज की समस्याएं लिख दीजिए। भूमंडलीकरण की समस्या है। आप सोशल मीडिया की समस्या भी लिख सकते हैं। इंटरनेट के दौर की सोशल मीडिया की समस्या, जिसमें व्यक्ति पहचान की समस्या से जूझ रहा है, उसके ऑनलाइन मित्र हैं, वास्तव में कोई मित्र नहीं है, इन समस्याओं से जूझ रहा है। ये कहीं ना कहीं पहचान की समस्याएं या अस्तित्ववाद की समस्याओं से जाकर ही जुड़ती हैं। औद्योगिकरण व नगरीकरण, इन सब सारी चीज़ों को आप चर्चा कर सकते हैं, कुछ अपने पॉइंट्स भी इसमें डाल सकते हैं। तो बेसिकली आपको इसी पक्ष पर ख़त्म करना है कि आज के समय में भी यह नाटक बहुत ज़्यादा प्रासंगिक बना हुआ है। अब हम बात करेंगे आषाढ़ का एक दिन नाटक के शिल्प पक्ष की बात की। शिल्प पक्ष पर बात करेंगे। मोहन राकेश का पहले दृष्टिकोण समझते हैं शिल्प को लेकर। देखिए, प्रसाद और मोहन राकेश का दृष्टिकोण दोनों हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रसाद नाटक पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसकी रंगमंचीयता पर कम फोकस करते हैं, जबकि मोहन राकेश दोनों में संतुलन साधते हैं और रंगमंचीयता से ही नाटक की सफलता को तय करते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए चूंकि ये ऐसा सोचते हैं, इसलिए मोहन राकेश कथा के साथ साथ शिल्प की बारीकियों पर भी क्या करते हैं, अत्यधिक बल देते हैं। यह नवलेखन के दौर में रचना करते हैं तो शिल्प सामर्थ्य पर भी अत्यधिक ध्यान देते हैं। आषाढ़ के एक दिन में भी सभी शिल्प की बारीकियां मौजूद नजर आती हैं। अब यह शिल्प पक्ष देखते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं हम भाषा शैली से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डायमेंशन है। मोहन राकेश प्लस आषाढ़ का एक दिन में अगर सवाल पूछा जाएगा तो या तो अस्तित्ववाद से सवाल पूछा जाएगा, अधिकांश चांस है, या फिर ज़्यादा चांस है कि भाषा शैली से भी सवाल पूछा जा सकता है। इन्होंने एक नई भाषा की आवश्यकता को, मोहन राकेश ने एक नई भाषा की आवश्यकता को महसूस किया। क्यों? क्योंकि देखिए, उस समय भाषाएं कौन सी उपलब्ध, एक तो प्रसाद की भाषा उपलब्ध थी जो तत्सम थी, कोमल शब्दावली से युक्त थी, जिसमें भावुकता थी, लेकिन यथार्थता का तत्व क्या था, मिसिंग था या अनुपस्थित था।
दूसरी भाषा जो उपस्थिति थी वो प्रेमचंद की यथार्थवादी भाषा थी, लेकिन उसमें संवेदनशीलता की क्या थी, कमी थी। दूसरी ओर एक अज्ञे की भाषा थी जिसमें संवेदना थी परंतु सहजता नहीं थी। तो इनका मानना था कि एक ऐसी भाषा शैली नहीं है जो इन सभी विशेषताओं को एक साथ धारण करने में सक्षम हो। तो इसीलिए उन्होंने एक नई भाषा की आवश्यकता को महसूस किया जो वर्तमान की संवेदनाओं को व्यक्त करने में क्या हो, सक्षम हो, और उसी भाषा शैली को अपने अपने काव्य में जगह दी। एक नई भाषा शैली को इन्होंने विकसित किया और ये कहा, मैं जानने की भाषा की बजाय निरंतर जीने की भाषा की और अग्रसर होना चाहता हूँ, या निरंतर जीने की भाषा की ओर जाना चाहता हूँ। तो यही नई भाषा शैली इनके नाटकों में दिखती है, जो आषाढ़ के एक दिन के नाटक में भी देखने को मिलती है। तो आषाढ़ के एक दिन की जो भाषा है वह तत्समी प्रधान जरूर नजर आती है। यह प्रसाद की जो भाषा शैली है उससे पूरी तरह से विमुक्त नहीं हो पाते हैं। थोड़ा अंश तत्सम प्रधान भाषा का यहाँ पर देखने को मिलता है, परंतु उसमें छायावाद जैसी रोमानियत नहीं है। यह तत्समी प्रधान जो भाषा है ये ऐतिहासिक वातावरण की वजह से नाटक में मौजूद होती है। जैसे उदाहरण देखिए, आषाढ़ का एक दिन और ऐसी वर्षा, माँ ऐसी धारदार वर्षा, दूर दूर तक उपत्यकाएं भीग गई। तो ये तत्सम प्रधान ऐतिहासिक आवरण वाली भाषा देखने को मिलती है। इसमें तद्भव व देशज भाषा का भी प्रयोग किया गया है। ये दो कथन इसको प्रमाणित करते हैं। इस तरह खड़ी हो तो मैं जुड़ा जाऊंगी, है ना, खड़ी रही तो मैं जुड़ा जाऊंगी, ये तद्भव है, और दूध ओटा दिया है, ये देशज भाषा का प्रयोग है। दूसरी जो विशेषता है वह है प्रसंगानुकूल भाषा, प्रसंग के अनुकूल भाषा। तो इनकी जो भाषा है वह न केवल पात्रों के अनुसार बदलती है बल्कि स्थितियों के अनुसार भी, प्रसंग के अनुसार भी बदलती है। तो भाषा स्थिति व पात्र के अनुसार बदलती है। जैसे जब कालिदास का संवेदना परक जो चरित्र है वह दिखाना था, तो इन्होंने बड़ी अलग ही भाषा का प्रयोग किया है। हम जिएंगे, हरिण शावक, हम जिएंगे ना, तो इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। और जहाँ पर राजनीति के जैसे जटिल विषयों को इनको एक्सप्लेन करना था, जिनको विस्तार से समझाना था, जटिल विषयों के लिए जटिल भाषा का ही इन्होंने प्रयोग किया है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, जितना संभव है कि ऐसा न हो उतना ही संभव है कि ऐसा हो, और यह भी संभव है कि जो हो वह न हो। कितने जटिल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये प्रसंगानुकूल प्लस स्थितियों के अनुसार भाषा का प्रयोग। फिर इन्होंने अपनी भाषा में प्रतीक, बिंब और लय के प्रयोगों का भी प्रयोग किया है, जिससे काव्य भाषा की उपलब्धि हुई है, काव्यात्मक भाषा देखने को मिली है। जैसे बिंबात्मकता का उदाहरण देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो दृश्य है मेरे आंखों के सामने ही नजर आ गया है, उसे ही हम बिंब कहते हैं। और सोच रहा हूँ, उपत्यकाओं का विस्तार नहीं है, पवन शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी नहीं है, वायु में नमी है, वातावरण में ध्वनियाँ भी वैसी ही हैं। यह बिंबात्मकता का उदाहरण है। और ये लयात्मकता का उदाहरण है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं जो कहूँगा वह कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वह काशी है, जो कुछ भी है, जो भी मैं झूठा हूँ, नहीं गया तो भी मैं झूठा हूँ। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा लयात्मकता का सृजन यहाँ पर किया गया है। तीसरी जो विशेषताएं हैं वह है नाट्य भाषा का प्रयोग। नाट्य भाषा में क्या होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है भाई, सवाल पूछने के लिए पूछा जा सकता है यहाँ से। नाट्य भाषा, तो नाट्य भाषा होती है जो नाटक की भाषा होती है, मतलब थोड़ा सा आकस्मिकता हो, उसमें थोड़ा सा सस्पेंस हो, इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो नाट्य भाषा इन्होंने एक तो वातावरण के स्तर पर भाषा का प्रयोग किया है। जैसे इन्होंने मेघों की गर्जन और वर्षा के माध्यम से पात्रों की मनोदशाओं का चित्रण किया है। उदाहरण से समझ में आएगा कि जैसे जब नाटक की शुरुआत होती है तो जब मेघ गरजते और बरसते हैं तो रोमांटिक वातावरण का सृजन करते हैं, लेकिन जब अंत में जब नाटक तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच जाता है तो वहाँ पर मेघ बिजली उत्पन्न करते हैं, अंधेरा कायम हो जाता है। इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वातावरण के साथ में भी इन्होंने नाटक क्रिएट करने की कोशिश की है। दूसरा, जैसे पहले अंक में 2 दीपक दिखाए हैं, अंत में एक ही दीपक दिखाए, एक दीपक हटा दिया गया है, तो यह संकेत देता है कि अंबिका की मृत्यु हो चुकी है। दूसरा, मल्लिका का जो अकेलापन है उसको भी यह दर्शाता है। तो यह नाट्य इस तरह के वातावरण से नाट्य भाषा का कोशिश की गई है, नाटक का
माहौल बनाने की कोशिश है। ऐसे ही घोड़ों की टाप, जब घोड़े आते हैं तो आशा का वातावरण बनता है, टापों की आवाज़ जब आने वाली होती है, और जब दूर जाने वाली होती है तो नाटकीय स्थिति बनती है। दूसरा एक और प्रयोग किया है, वह है कि शारीरिक चेष्टाओं या आंगिक अनुभवों से भावों की इन्होंने अभिव्यक्ति की है। मल्लिका निचला होठ दांतों में दबाए दौड़कर उसके निकट आती है। होठ दबाना जब जब मल्लिका कालिदास को सम्मान देना चाहता है, जब कालिदास मल्लिका को सम्मान देना चाहता है, तब जो सम्मान वाला भाव है उसमें होठों को दबाए वाला भाव दिखाया गया है। ऐसे जब मल्लिका महसूस करती है तो वह होठों को चबाने लगती है, निचले होठ को थोड़ा चबाती हुई टहलती है, और जब आवेश में आती है तो अपना होठ काट लेती है। तो मल्लिका आसन पर बैठ जाती है और रूंधे आवेश से अपना होठ काट लेती है। तो आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से भी भावों की अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो ये था इनकी भाषा शैली। अब बात करेंगे हम आषाढ़ का एक दिन की चरित्र योजना की। तो देखिए यह जो नाटक है यह मूलतः चरित्र प्रधान नाटक ही है। ठीक है ना। सामान्यतः जब चरित्र प्रधान नाटक होता है तो उसमें चरित्रों का स्वतंत्र विकास होता है, लेकिन जो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है यहाँ पर चरित्रों का विकास स्थितियों के माध्यम से हुआ है। स्थितियों को सर्वे सर्वा रखा है, स्थितियां चरित्रों का निर्माण करती हैं। तो स्थितियों के गात संगात से चरित्रों का निर्माण हुआ है। स्थितियों की भयावहता के कारण टूटे फूटे, विखंडित, आधे अधूरे तथा कमजोर पात्र नजर आते हैं, जिसका कारण है अस्तित्ववाद व लघु मानववाद। इसके प्रभाव के चलते यहाँ के चरित्र क्या होंगे, कमजोर नजर आएंगे। और विशेषताएं देखें तो चरित्रों की यथार्थता पर बल दिया गया है। यहाँ पे चरित्रों को आदर्श बनाने का कोई प्रयास, ऐसा थोपा हुआ प्रयास नजर नहीं आता। यहाँ पर चरित्रों के अंतर्द्वंद को भी दिखाया है, नैतिक विचलन को भी दर्शाया है। नायकत्व की परंपरा यहाँ पर टूटती हुई नजर आती है। यहाँ के नायक विसंगतिपूर्ण जीवन जीने को अभिशप्त हैं। कालिदास का चरित्र देख लीजिए, यहाँ का चरित्र खंडित, आधे अधूरे व्यक्तित्व वाला चरित्र है, जिसमें नायकत्व और खलनायकत्व आपस में घुल जाता है। दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है। हालांकि अनुपातिक अंतर के आधार पर आप तय कर सकते हो कि कौन नैतिक के पक्ष में है, कौन अनैतिक के पक्ष में है। यहाँ के जो चरित्र हैं उनमें नारी चरित्रों की केंद्रीयता देखने को मिलती है। चरित्रों की संख्या बहुत ही उचित रखी है और संबंध निर्वाह भी अच्छा रखा है, और उनका अनुपातिक महत्व भी सही रखा है। जो महत्वपूर्ण चरित्र उनको ज़्यादा समय दिया है, जो गौण चरित्र उनको कम समय दिया गया है। और चरित्र वर्णन हेतु पहले व्यापक परिस्थितियाँ जुटाई गई हैं, जैसे कालिदास का प्रकृति प्रेम दर्शाने हेतु हरिण शावक प्रसंग दिखाया गया है। कालिदास की नैतिक दृढ़ता दिखाने हेतु दंतुल के साथ उनका द्वंद्व दिखाया गया है, और कहीं कहीं उत्तम शैली का भी प्रयोग किया गया है। तीसरे अंक के बाद में शायद ज़्यादा प्रयोग किया गया है। सीमाएं अगर देखें तो कालिदास के चरित्र की ऐतिहासिकता खंडित हो सकती है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और मल्लिका और विलोगों का संबंध जो है वह अनैतिक है, और पूरे तरीके से यह संबंध नज़र भी नहीं आता कि यह पति पत्नी का संबंध है या कौन सा संबंध है। बाद में मोहन राकेश को खुद को यह बताना पड़ा कि वह वैश्य वाला संबंध ज़्यादा नज़र आता है। कालिदास के चरित्र की विशेषताएं देखें तो कालिदास आधुनिक काल के मनुष्य की नियति का प्रतीक बनकर आता है। यह न उदात्त चेहरा है भारतीय परंपरा का, न तो यह उदात्त नायक है, न पाश्चात्य का भद्र पुरुष है। यह एक ऐसा है जिसमें अंतर संघर्ष भी देखने को मिलेगा। खंडित व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। नायकत्व और खलनायकत्व दोनों देखने को मिलते हैं, और अंत में नायक न सफल होता है न विफल होता है। तो ये कालिदास की चरित्र की विशेषताएं हैं। मल्लिका के चरित्र की विशेषताएं देखें तो जो यह कुछ हद तक नायिका प्रधान जो नाटक होते हैं उनसे टक्कर लेता है, जैसे चाहे वह ध्रुव स्वामिनी हो, चाहे वह नील देवी हो। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन में नारियों की जो भूमिका होती है वो बढ़ती है, तो नारी केंद्र में आती है। और मोहन राकेश आज़ादी के बाद में लिख रहे हैं जहाँ पर नारी पुरुष समानता की बातें हो रही हैं। तो ये पृष्ठभूमि है कि मल्लिका का चरित्र का निर्माण कैसा होगा। अब देखिए, मल्लिका का जो चरित्र है उसकी विशेषता है कि यह धीरोदात्त व भद्र नायक के गुण इसमें देखने को मिलते हैं। जो पुरुष नायक
जो धीरोदात्त होता है, वो सारी विशेषताएं यहाँ पर महिला चरित्र, नारी चरित्र मल्लिका में देखने को मिलती है। ये औदात्य को धारण करती हैं क्योंकि अपने मूल्यों पर अडिग रहती हैं, लालच दबाव में कोई झुकती नहीं है, प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं रखती। ये सारे गुण इनको औदात्य धारण करने में सक्षमता प्रदान करता है। नायक के शेष पात्रों में नायकत्व खलनायकत्व दोनों देखने को मिलते हैं, विचलन भी देखने को मिलता है, नैतिक द्वंद्व भी देखने को मिलता है। मल्लिका में वह क्या है, शून्य दिखाया गया है। और दूसरा यह छायावादी दृष्टिकोण का इस पर प्रभाव दिखाया गया है। छायावादी जो दृष्टिकोण है, छायावादी जो रोमानियत है, छायावादी जो नारी दृष्टिकोण है, वह यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें अस्वाभाविकता दिखाई गई है, स्वाभाविक चरित्र यह नहीं दिखाया गया है। बड़ा ही आइडियलिस्टिक आदर्शवाद जैसा ये चरित्र है कि क्या आज़ादी के बाद जैसे समय में भी ऐसे चरित्र हो सकते हैं, ऐसा सवाल उठता है। ठीक है ना। अगला आखिरी टॉपिक जो है वह है आषाढ़ का एक दिन की रंगमंचीयता। रंगमंचीयता से जुड़े हुए डायमेंशंस आपको पता है। केवल हम डायमेंशंस देखेंगे कि रंगमंच पर सफल होने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए और क्या वो विशेषताएं आषाढ़ का एक दिन में मौजूद हैं कि नहीं है। तो जो मोहन राकेश है, उनका थॉट प्रोसेस ही है कि रंगमंच पर सफल होना पूर्व शर्त है किसी भी नाटक के लिए। तो रंगमंच पर यह सफल नाटक होगा ही होगा और बहुत ही सफल नाटक यह नजर आता है। तो नाटककार ने रंगमंच संभावनाएं पूरी रखी हैं। सफल नाटक रंग निर्देशन की सुविधाएं इस नाटक में प्रदान की हैं। 3 ही अंक हैं और एक ही दृश्य है। मोहन राकेश के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता, एक ही दृश्य में पूरा नाटक खत्म कर देते हैं। तो एक ही दृश्य है, तो रंगमंच पर खेलने के लिए बहुत ही आसान है। तुलना करें तो भारत दुर्दशा में 6 अंक है, 6 दृश्य हैं। स्कंदगुप्त में 5 अंक हैं, लेकिन 33 दृश्य हैं। दृश्य विधान एकदम सरल है, केवल 3 चादर, दीपक, पलंग, थोड़े बहुत रिसोर्सेज के साथ ही इस नाटक को खेला जा सकता है। आकार भी सीमित है, 2 घंटे में पूरा नाटक खेला जा सकता है। स्कंदगुप्त हमने पढ़ा था 6 घंटे लगते हैं। भारत दुर्दशा के लिए 1 घंटा काफी है। चरित्र योजना प्रभावशाली है। चरित्र योजना जो हमने पढ़ा है उसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। कथानक भी सरल है, नाटकीयता से भरे हुए कथानक के नाटकीयता वाले गुण लिख सकते हैं। संवाद योजना बहुत ही प्रभावी, संवादों के साथ नाटक आगे बढ़ता है। भाषा योजना भी प्रसंगानुकूल भाषा, चरित्रानुकूल भाषा, ये सब विशेषताएं आप लिख सकते हो। ध्वनि योजना भी आप लिख सकते हो, लयात्मकता वाली बात यहाँ पर लिख सकते हैं। रंग संकेतों की भी उपस्थिति है, जैसे 2 दीपक 1 दीपक वाली जो चीज़ है वो आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। गीतों की उपस्थिति नाटक में ठहराव पैदा करती हैं, बाधा पैदा करती हैं। यहाँ पर गीत है ही नहीं, तो कोई ठहराव या बिखराव या जो नाटक के कथानक में विघ्न किसी प्रकार का नहीं आता है। आकस्मिकता का प्रभावशाली प्रयोग किया गया है, जैसे विलोम तब आएगा जब कालिदास वहाँ पर उपस्थित होगा। बादल तब गरजेंगे जब कोई भाव में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इन सब विशेषताओं के चलते यह वन ऑफ द बेस्ट नाटक आप कह सकते हैं जो रंगमंच पर पूर्णतया सफल रहा है। हजारों बार इस नाटक का मंचन हो चुका है। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो हमें आषाढ़ का एक दिन में पढ़ने थे। अब हम बात करते हैं जो अब तक पढ़ा हमने। देखिए क्या पढ़ लिया है हमने। गद्य में पेपर 1 से जुड़े हुए टॉपिक काफ़ी पढ़ लिए हैं। उपन्यास का विकास, नाटक का विकास, उपन्यास, 3 नाटक जो सिलेबस में है। तो गद्य का ये कहें कि 80% सिलेबस हम कर चुके हैं। अब आलोचना, निबंध और अन्य जो गद्य की विधाएं हैं वो केवल टॉपिक्स हमारे रह जाते हैं, जो आने वाले 2 सप्ताहों में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इन सब टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करेंगे, उत्तर लिखेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उत्तर लिखना बहुत ज़रूरी है। इस बार का पेपर देख के आपको लग गया होगा, जिसने उत्तर लेखन अभ्यास किया है वो आसानी से उत्तर को लिख ले जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पूछी है जो आपके पढ़ने में नहीं आई हो। तो लेकिन जो बच्चा थोड़ी मेहनत करेगा, थोड़े नोट्स को अपडेट करेगा और डेली आंसर राइटिंग करेगा या टेस्ट लिखेगा, वही बच्चा अच्छे अंक प्राप्त ले पाएगा। सामान्य अंक तो कोई भी विद्यार्थी परीक्षा में बैठेगा उसके आ ही जाएंगे। तो हमें शाइन करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अधिकतम अंकों को प्राप्त करना है, जो उत्तर लेखन से ही संभव होगा। तो उत्तर लेखन अभ्यास जरूर कीजिए। ठीक है, तो अब हम कल अगले जो वीक है उसमें हम शुरू करेंगे निबंध का विकास, निबंध आलोचना अगला लक्ष्य है हमारा। तो
तो यहाँ तक आप पढ़ लिए हो, रिवीजन का मौका मिलेगा आपको, कुछ समय दिया जाएगा ये 2 टॉपिक पढ़ लेने के बाद में, उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हैं। फिर हम पद्यखंड में प्रवेश करेंगे। जो नए बच्चे जुड़ना चाहेंगे वो पद्यखंड से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी सुझाव, कोई भी शंका, कोई भी दुविधा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर भी लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।